विविधा कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन और स्वीकार कीजिए सुप्रिया का नमस्कार। आज के विविधा कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संवेदना की बातचीत। विषय है जीवन के सृजन का उत्सव वन महोत्सव और इस संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं जाने माने पर्यावरणविद श्री विवेक जोगलेकर। श्रोताओं, आज की इस विशेष बातचीत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जुलाई का ये महीना हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। खास करके प्रकृति के लिए हम बहुत सोचते हैं इस महीने में, क्योंकि वन महोत्सव हम मनाते हैं। पहले सप्ताह में खूब सारे वृक्ष लगाते हैं, जंगल बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने देखा है कि जैसे जैसे धरती से जंगल कम हुए हैं, हमारा विकास का पैमाना जंगलों को लगातार कम करता गया है और उस वजह से जो नुकसान आज हम और हमारी आने वाली पीढ़ी झेलने जा रही है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है और बहुत सारी आशंकाएं पर्यावरण के संदर्भ में पैदा कर रहा है। बहुत सारी बातचीत इस संदर्भ में होनी जरूरी है, जागरूकता हम सब के अंदर आनी जरूरी है और प्रकृति के प्रति एक संवेदना जो एक स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं बहुत कमी दिख रही है, जिसकी आज आवश्यकता है। तो शायद वृक्षारोपण, एक बीज को रोपने की शुरुआत उस संवेदना की पहली परिचायक हो सकती है। तो इन सभी बातों के मद्देनजर हमने आज का जो विषय लिया है वो है जीवन के सृजन का उत्सव वन महोत्सव। और वन महोत्सव के संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच हैं इस अंचल के जाने माने युवा अभिप्रेरक, चिंतक, विचारक और पर्यावरणविद श्री विवेक जोगलेकर जी। आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी। जी, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये बातचीत आज जंगल के बारे में, पेड़ों के लगाने के बारे में और वन महोत्सव के बारे में है, जो ये महीना अपने आप में जिस बात का परिचायक है। तो पहले एक छोटी सी औपचारिक शुरुआत चाहूंगी कि ये वन महोत्सव नाम से ही शुरुआत कैसे हुई और इसकी क्या जरूरत है? देखिए, मनुष्यों के अस्तित्व के लिए, प्रकृति के अस्तित्व के लिए वनों का होना बहुत जरूरी है जी। और ऐसा माना जाता है कि जो भी हमारा वन माने क्षेत्रफल है, भू क्षेत्र है, उसका लगभग 1/3 जंगल हो तो आपका पर्यावरण संतुलित रहेगा। यानी जिसको हम कहते हैं ना कि मौसम की जो एक चक्र होता है, मौसम का चक्र जो है वो बिल्कुल उसी रूटीन में चलता है। अब जैसे हमारे बचपने में हमको मालूम था कि 15 जून के आसपास बारिश शुरू होगी और क्वार की बारिश यानी बहुत बारिश होती है वो अगस्त सितंबर के आसपास होता है। झड़ी नाम की एक चीज आज के बच्चे नहीं जान पाते हैं कि 4-4 दिन, 5-5 दिन लगातार बहुत ही माइल्ड, कभी थोड़ी तेज, कभी रिमझिम, ऐसी पर नॉन स्टॉप बारिश का एक सिलसिला चलता था। ये बारिश जो है वो इतनी घातक भी कभी हुई ऐसा मुझे याद नहीं है कि तबाही मच जाए या त्राहिमाम चारों ओर हो जाए। एकदम हरियाली आ जाती थी चारों ओर, मन प्रफुल्लित हो जाता था। एक अजीब सी एक खुशी का अंदर से सनसनी महसूस होती थी। झड़ी में भीगना और फिर उससे रिलेटेड उन्हें संबंधित कुछ परेशानियां हो जाती, कपड़े नहीं सूख रहे वगैरह। पर जो पेड़ों की हरियाली, चारों ओर पौधे उग रहे हैं, हम भी घर में पौधे लगा रहे हैं और वो एक आनंद जो है ना, मैंने वो एक आनंद ऐसा था कि जैसे उत्सव हो। यानी हमको करने की जरूरत नहीं थी उतना, परंतु एक उत्सव जैसा माहौल नेचर हमको एक उपहार स्वरूप देता था कि भाई एक करवट ले रहा है नेचर, तो आप आनंद लीजिए। हुआ ये कि थोड़ी सी हमारी ओर से नादानी हुई। विकास के नाम पर एक साइड से हमने जंगल काटने शुरू किए, शायद खेतों को बढ़ाने के लिए हो, चाहे वो भवन बनाने के लिए हो, या कभी कभी यूं ही हमने जंगल काटे और पूरा का पूरा जो एक संतुलन था 33%, ये एक वो मिनिमम लेवल है जिस लेवल पर जंगल होने चाहिए। जी। उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, परंतु ये देखा गया कि साहब वो नहीं हो रहा है। और उस नहीं होने की वजह से वे बैक यानी बहुत पीछे 1950 के दशक में कह लीजिए कि वो हमारे यहाँ देश के जो एक कृषि मंत्री हुआ करते थे, मुंशी जी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ये साहित्यकार भी रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने वन महोत्सव को शुरू किया। अब देखिए लगभग 60-65 साल तो हो ही गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
पर अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अब 33% यानी 1/3 जो वन होने चाहिए वो घट के 24% हो गए हैं, और 24% में हम देख रहे हैं, अभी हम देखिए कि हम ईश्वर से आह्वान कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। कितनी परेशानी है, पिछले कितने दिनों से बारिश नहीं हो रही, बदली है बारिश नहीं हो रही। ये जो इको इम्बैलेंस है, हाँ। इसके प्रति संवेदना और जागरूकता को बूस्ट करने के लिए, उसको उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए ये वन महोत्सव एक बहुत महत्वपूर्ण, हम लोग ना उसको एक फेस्टिव ओकेजन के रूप में मनाते हैं, मैंने जैसे, और भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा आपने कहा कि यदि 40 से 50 दशक हो गए हमें उस उत्सव को मनाते हुए, तो इस दौरान ये जो 33% मिनिमम वाला जो वनों का आंकड़ा है वो तो हमें कब से प्राप्त कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम 24 में ही अटके हुए हैं। तो ये यही बात है कि वो संवेदना जिसकी बात हम कर रहे हैं वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँ, जैसे छत्तीसगढ़ में हम हैं, 40 से ज्यादा प्रतिशत वन आज भी हैं, परंतु ये जो पूरे देश में जो एक औसत जो है वो 24 हो गया, उसका खामियाजा 41% वन होने के बावजूद हमको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये वैश्विक परिदृश्य में भी ये सारी चीजें दिख रही हैं। और हवा पानी तो किसी सीमाओं में आप बांध के रख नहीं सकते। पर्यावरण की बात तो ऐसी है कि हर व्यक्ति को अपने प्रति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पड़ोसी के घर में प्रदूषण हो और मैं मुक्त रहूं, या मेरे जमीन का पानी गंदा हो और मुझे साफ पानी मिल जाए और बाकियों को गंदा मिले। तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ये जो वृक्ष हम लगा रहे हैं, इतने सारे वृक्ष हम हर साल लगाते हैं करोड़ों की संख्या में। कल तो जो आंकड़े बताए जा रहे थे उसमें कई करोड़ वृक्ष लगाए जा रहे हैं। तो उनके संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि किस तरह की जागरूकता चाहिए? लगाने के लिए तो हम बड़े उत्साहित हैं, लेकिन उसके बाद उनका चयन किस प्रकार से हो वृक्षों का, उनका संरक्षण किस प्रकार से, इस संदर्भ में किस तरह की चेतना हमारे बीच आनी चाहिए? देखिए, उसमें कुछ कुछ बातें हैं। एक तो यह है कि उसकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। हम एक बहुत ही विशाल स्तर पर 10,000 पेड़ लगा दिए, 1 लाख पेड़ पौधे लगा दिए, उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति अपने साथ केवल 2 पौधे लगाए, 3 लगाए, बहुत है। आप 1 लाख पौधे लगा दिए, आपने एक आंकड़ा सामने वाले को दे दिया, परंतु 1 लाख पौधों को प्रोटेक्ट कैसे, उसको संरक्षित कैसे किया जाए, इस पर आपने ध्यान नहीं दिया। जानवर खा देंगे, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, और हर साल आप यही काम कर रहे हैं और इसीलिए 24% पर अटके हुए हैं। बिल्कुल। तो उसको बचाना एक बहुत बड़ी बात है, और बचाने के लिए जो पौधा बो रहा है, पौधा लगा रहा है, बीज बो रहा है, उस व्यक्ति को उसके साथ मनोवैज्ञानिक रूप से जोड़े जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत उसको लिंक करे, वो अपने आप को उससे जुड़ाव महसूस करे, वो जाए बीच बीच में जाके देखे। तो ये अगर हो पाता है तो दरअसल वन महोत्सव होगा। सामाजिक संवेदनाओं का विकास भी बहुत जरूरी है। जी। हम हर चीज को सरकार करे, वन विभाग करे, ये जो भावना हमारे देश में है ना कि नागरिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो या तो शासन की है या फिर उस संबंधित विभाग की है कि वो इंतजाम करे, हम केवल जा करके उसकी औपचारिकता निभाएं। तो ये जो काम है ये साल भर चलने वाला काम है। यानी अगले साल वन महोत्सव होने हो उसके पहले हम लोगों को तैयार करें कि इस बार हम जब इसमें शामिल होंगे तो ये मेरे लिए साल भर का कार्यक्रम होगा और मैं उसको बचाऊंगा, ये मेरा पेड़ होगा, ये मेरा पौधा होगा। बहुत सही विवेक जी। देखिए कितने अच्छे से श्रोताओं आपने समझाया कि हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से वृक्षों के साथ जुड़ने की बड़ी जरूरत है। आप एक युवा अभिप्रेरक भी हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो बाल मन है और ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये इसके लिए यदि लग जाए, उस संवेदना को वो महसूस करे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा काम हो सकेगा हमारे देश के लिए। तो उसके लिए हमारे शिक्षा संस्थानों को या अभिभावकों को किस तरह से अपने बच्चों को या युवाओं को जोड़ना पड़ेगा, या हम सब मिलकर उन्हें जोड़ पाएंगे? देखिए, एक तो ये है कि क्या है वन, आप कैसा महसूस करते हैं जंगल में जा करके, इसका मैंने एक वास्तविक अनुभव कराना चाहिए बच्चों को, खास करके जो 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, मिडिल स्कूल में से लेकर के कॉलेज तक के जो युवा हैं। क्योंकि मेरा अपना अब तक का अनुभव ये रहा है कि युवा मन बड़ा संवेदनशील होता है। उसको अगर ईमानदारी से कोई बात बताई जाए, उसको रिपीट दोहराने की जरूरत नहीं, वो पकड़ लेता है और वो जिंदगी भर पकड़े रहता है। मैं एक मजेदार किस्सा बताऊं। अचानक एक दिन एक जगह मुझे एक सीनियर सा लड़का मिला,
35-40 साल की उम्र होगी, और वो आके एकदम मिला और इतना इमोशनली भावनात्मक रूप से बड़ा वो मैंने आंदोलित सा था। बोले सर आप मेरे को जंगल ले गए थे और आपने मुझे जंगल से पहला परिचय कराया था, और वो मुझे आज भी याद है, और मैं उस बात को अपने बच्चों को भी बताता हूँ और मैं उनको उसी भावना के साथ जंगल। मैडम ये जो बात है ना, जब वो युवा था तब उसके दिल में डाली और वो आज भी जिंदा है। इसीलिए निराश होने की बात मैं नहीं देखता कहीं भी। आप सोर्स को पकड़िए और उनको अगर आप प्रेरित कर पाए कि वनों का महत्व, और इसके लिए उनको ले जाइए। मैं इस पर भरोसा करता हूँ। जंगल पुस्तकों में पढ़ने वाली चीज नहीं है, जंगल जो है वो सिनेमा में देखने वाली भी चीज नहीं है। जैसे जो आजकल बच्चों में हो गया ना, गूगल में सब मिल जाता है, यूट्यूब देख लेते हैं। खुद जा करके उस सनसनी को महसूस करना ये एक अभूतपूर्व अनुभव है, और वो उन बच्चों को जब आप ले जाते हैं तो उनके चेहरे से दिखाई देता है। क्या बात है। और फिर जब वहाँ हम बताते हैं कि इनका मेरे जीवन में क्या इम्पैक्ट है। जैसे मैं आपको बताऊं, अपने यहाँ बिलासपुर में अचानक मार है पास में, वो उसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी जबरदस्त है कि 2 किलोमीटर में इतने सारे उदाहरण मिलेंगे पौधों के, पेड़ों के, उसकी सामाजिक उपयोगिता, उसकी औषधीय उपयोगिता। यानी बच्चा जो है वो जाता है, वो मेस्मराइज हो जाता है। वो मैंने मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। मैं उनकी खुशी में मैं उसमें मैं खुद बह जाता हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और ये जो बाल संवेदना या युवा संवेदना है, यही प्रकृति के लिए सही रूप में एक बच्चे को ढालती है कि वो छोटी छोटी चीज़ों को समझ सके। क्योंकि जंगल सोचने से सामान्य एक परिकल्पना ये रहती है कि जंगल तो जंगली जीवों का बसेरा है, बाघ देखना हो, चीता देखना हो, मोर देखना हो तो जंगल चलो, सफारी घूमो। लेकिन जंगल हमारे जीवन से कितना गहराई से जुड़ा है ये समझना बहुत जरूरी है। मेरा अस्तित्व उस पर निर्भर है। अगर जंगल नहीं होगा तो हमारे होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जी जी। अब ये जो एक नया सोच लोग फ्लोट करते हैं ना कि जंगल यानी शेर कहाँ है, शेर कहाँ है, शेर कहाँ है। आपको उनको बताना पड़ता है कि शेर एक बहुत छोटा उसका हिस्सा है। जंगल में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप अगर महसूस करें, देखें, विटनेस करें, और उसका आपके जीवन पर क्या इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो बारिश है, आपकी फसल है, खेती है। सच। और ये जब उसको समझ में आता है तब उसको लगता है कि नहीं, ये वन महोत्सव की सफलता वहाँ पर छुपी है। जिस जगह पर पौधे लगाए जा रहे हैं वहाँ के पर्यावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सही। कहते हैं व्यापक स्तर पर एक टाइप के पौधे जो है वो एकदम 1000, 2000, 5000 लगा देते हैं, और फिर बाद में समझ में आता है कि ये यहाँ के वातावरण के लिए सूट नहीं करता है। बिल्कुल। पर्यावरण पर उसका जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ना है वो पड़ना शुरू हो चुका है। जी जी जी। तो बिलासपुर और आसपास के परिक्षेत्र में किस तरह के वृक्षों का रोपण सबसे अच्छा रहेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप पर्यावरण से इतने वर्षों से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि जैसे गुलमोहर है, कृष्णचूड़ा है, ये वो पौधे हैं जो घने हुए एक स्वस्थ वातावरण बनाते हैं। उनको शहरों के आसपास या सड़कों के किनारे लगाए जाना बड़ा हेल्दी रहता है। वैसे ही बरगद है, पीपल है, ये इन पौधों को जंगल में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो फल होते हैं उन फलों पर बहुत सारे पंछी जी, बहुत सही। और देखिए, मेरा पंछियों के प्रति थोड़ा सा मेरी संवेदना ज़्यादा है, तो मैं देख रहा हूँ कि उनके जीवन यापन के लिए जो भी चीज़ें हैं उस पर कोई गौर नहीं करता है, और वो भी हमारी प्रकृति का सौंदर्य है। तो मैं लोगों से आह्वान करता हूँ, आप आम खाते हैं, बीज रखे रहिए। आप सीताफल खाते हैं, बीज रखे रहिए। जामुन खाते हैं, बीज रखे रहिए। और जब जंगल में जाते हैं या घूमने जाते हैं तो उन बीजों को आप यूं ही फेंक दीजिए। प्रकृति को तय करने दीजिए कि कौन जिएगा और कौन नहीं जिएगा, परंतु जो जी जाएंगे उनका योगदान रहेगा। सही बात है। ऐसी बंजर खाली जमीन पड़ी रहती, हम जब कहीं निकलते हैं, रास्ते में यात्रा करते हैं, हमारे पास बीजों का थैला रहे और उससे हम बीज बिखराते चले जाएं, और सही बात है, उसमें से संभावनाएं जिस बीज में होगी वो वृक्ष बन जाएगा। वाकई में बहुत अच्छी बातचीत, अंतहीन सिलसिला है पर्यावरण पर बात करने का विवेक जी, क्योंकि हमारे जीवन का हर हिस्सा प्रकृति, पर्यावरण और वन से जुड़ा है। हमारा अस्तित्व निर्भर है इस पर। हम हैं इसीलिए क्योंकि वन है और फ्लोरा फाउना जिसको अपन कहते हैं वो है।
तो हम हैं। जी, तो इस सुंदर बातचीत के अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे इन सबको समेटते हुए? मेरा केवल ये कहना है कि कुछ भी विशेष करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी संवेदना रखिए पेड़ पौधों के प्रति, एक पौधा लगाइए और उसको ईमानदारी से बड़ा होने तक उसका पालन पोषण करिए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। क्या वन बात प्लांट वन पर्सन। यस है। आप आकाशवाणी आए और इतनी सुंदर बातचीत, इतनी सार्थक बातचीत आपने हमारे श्रोताओं के लिए की। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।